आज हम कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले दोस्तों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, या फिर इक्विलिब्रियम हम क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर ये पढ़ के हम क्या उखाड़ लेंगे। तो हमारा आंसर तो ये होगा मार्क्स लेने के लिए, ये तो है ही, वो भी सही है। देखो इक्विलिब्रियम से हमें पता चलेगा एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये किसने बताया हमें? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा दोस्तों, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा पढ़ा था ना हमने? यस। और उसके बाद रिएक्शन होगा कि नहीं वो तो पता चल गया, पर रिएक्शन कितना होगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, वो हमें कौन बताएगा? ये चैप्टर बताएगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से हम ये जान पाएंगे कि कितना रिएक्टेंट कितने समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। और तीसरी एक बात बहुत ज़रूरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, जानने की रिएक्शन कंप्लीट कब होगा, या फिर रिएक्शन का रेट क्या है। तो रेट कौन बताएगा? रेट या फिर स्पीड कौन बताएगा? तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हमें जानना हो तो हम क्या स्टडी करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। क्या स्टडी करेंगे? इक्विलिब्रियम क्या बताएगा वो तो मैंने बोल दिया, एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितना रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। पर रिएक्शन कंप्लीट कब होगा उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। यस, चलो फिर शुरू करते हैं चैप्टर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको पता चल गया होगा इक्विलिब्रियम से हम क्या जानने वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं कि एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होने वाला है। शुरू करते हैं। अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन को अलग अलग तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि कोई रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम है तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस रिएक्शन। एग्री? लिखता हूँ मैं, इतना लिख दिया आपने। कोई रिएक्शन के अंदर, मतलब केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें सबका फेज सेम है उसको बोलेंगे होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन। होमोजीनियस मतलब जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबका फेज कैसा होगा? सेम। अब सोचो सबका फेज सेम है तो उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, उस रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि एक फेज दूसरे फेज में इजीली मिसेबल हो जाएगा। सब सॉलिड स्टेट में है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सब गैसेस स्टेट में है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सबका स्टेट लिक्विड है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो होमोजीनियस रिएक्शन मतलब क्या, समझ गए आप? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे ये गैस है तो ये भी गैस है, तो ये होमोजीनियस रिएक्शन हुआ। जैसे हम लिखें PCl5, ये हो PCl3 + Cl2, ये गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है, तो सबका फेज कैसा है? सेम। तो क्या बोलेंगे इसको? होमोजीनियस रिएक्शन। अच्छा, और दूसरा हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब क्या? हेट्रोजीनियस रिएक्शन मतलब सबका फेज अलग अलग होगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हिट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? तो देखो फेज अलग है, दो सॉलिड है एक गैस है, तो फेज अलग है तो हेट्रोजीनियस, फेज सेम है तो क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। हाँ, होमोजीनियस का रेट ऑलवेज ज़्यादा होता है, हेट्रोजीनियस का रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें फेज अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। एक काम करें, इसका PDF में शेयर कर दूँ, लिखो मत, क्या बोलते हो? है, मैं लिख रहा हूँ, ये PDF में शेयर कर दूँगा। तो कितना लिखोगे? ऐसा नहीं, देखो मैं ये शेयर कर दूंगा, अभी हमने PDF फाइल डाउनलोड किया ना,
डाउनलोड्स, इक्विलिब्रियम, ये रहा फाइल, ये रहा फाइल, ये फाइल ही शेयर कर देंगे आपको। इक्विलिब्रियम क्या है, होमोजेनियस रिएक्शन क्या है, हेटेरोजेनियस रिएक्शन क्या है, शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, इसमें और अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो मत लिखो, चलेगा। बोलो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पता चल गया पहले। होमोजेनियस रिएक्शन मतलब क्या, सबका फेज सेम। हेटेरो मतलब अलग अलग फेज होगा, अलग अलग स्टेट होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऐसे रिएक्शन होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। केमिस्ट्री में कौन से रिएक्शन फास्ट हैं, तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर आयन्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब आयनिक रिएक्शन का रेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब आयनिक रिएक्शन मतलब क्या, बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, एसिड और, हाँ, तो एसिड और बेस में अगर जो रिएक्शन होता है वो उसका क्लासिफिकेशन होगा वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर, स्पेशली वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब आप एसिड और बेस को कंबाइन करते हो ना, तो 10 to the power -9 सेकेंड में रिएक्शन खत्म हो जाता है। कितना सेकेंड हुआ, 1 नैनो सेकेंड। अच्छा, तो ऐसे रिएक्शन कैसे हैं, बहुत फास्ट, और ऐसे रिएक्शंस का हम रेट कंफर्म नहीं कर सकते, मतलब ऐसे रिएक्शंस का रेट हम थियोरेटिकल नहीं जान सकते, उसको प्रैक्टिकली फाइंड करना पड़ेगा। स्लो रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलर मतलब जिसके अंदर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व है। हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, क्योंकि कार्बन के अंदर बॉन्ड होता है कोवैलेंट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा टफ है, मतलब वो रिएक्शन फास्ट नहीं होंगे, स्लो रिएक्शन होंगे। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हिट, ये भी हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में, हमने ये तो पढ़ा कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हिट अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जिसमें हिट रिलीज होता है दैट इज नोन एज। पर ये रिएक्शंस के अंदर हमें डाउट ये रहता है जब क्वेश्चंस हम करते हैं कि एंथैल्पी जो है लिखा अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एंडोथर्मिक है तो क्या करते हैं लोग, एंडोथर्मिक के अंदर यहाँ R प्लस डेल्टा गिव्स P ऐसा लिखते हैं, लाइक दिस। सी, कोई रिएक्शन में ऐसा लिखा है कि R प्लस डेल्टा गिव्स P, मतलब इसका मतलब है एंडोथर्मिक, मतलब रिएक्टेंट में टेम्परेचर अप्लाई किया तब रिएक्शन हुआ, मतलब ये रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी का साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। या फिर ये लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, R गिव्स P माइनस डेल्टा, तो ये हीट रिलीज नहीं हो रही, ये तो माइनस है, तो इस तरफ आएंगे तो प्लस हो जाएगा। या फिर ऐसा लिखते हैं लोग, R गिव्स P और इसका एंथैल्पी लिखा होगा, उसका साइन कैसा होगा। अच्छा, ये सब साइन क्या है, ये सब कौन सा साइन है, कौन सा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। समझ आ गया। एक्सोथर्मिक में क्या लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, R गिव्स P प्लस डेल्टा, मतलब क्या हुआ, हिट रिलीज हुई। या फिर ऐसा लिखा होगा, R माइनस डेल्टा गिव्स P, या फिर लिखा होगा R गिव्स P और डेल्टा H का साइन कैसा होगा, कौन सा रिएक्शन है ये, बोलो, समझ आ गया। यस, तो यहाँ पे हिट के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन को क्लासीफाई करना है तो दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, पहला एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। यस, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऐसा रिएक्शन जो दोनों तरफ हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है बैकवर्ड भी हो रहा है, दैट इज नोन एज। और ऐसा रिएक्शन जो खाली फॉरवर्ड में हो रहा है वो कैसे, चलो अब देखो, कॉमन सेंस थोड़ा सोचो आप कि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों रेट सेम होंगे, तो ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही हुआ ना, फॉरवर्ड भी हो रहा है बैकवर्ड भी हो रहा है, और ऐसा रिएक्शन ओनली क्लोज कंटेनर में ही हो सकता है। सही बात है, क्योंकि अगर ओपन कंटेनर होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और फिर प्रोडक्ट लॉस हो जाएगा। अगर कंटेनर क्लोज होगा तो प्रोडक्ट वापस क्या बनेगा, मतलब फॉरवर्ड रेट भी होगा और, हाँ, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके अंदर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड रेट है, तो उसमें इक्विलिब्रियम होगा कैसे, क्योंकि उसमें बैकवर्ड रेट तो हो नहीं रहा। यस, तो यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब देखो दोनों तरफ एरो लिखे हैं, प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, सही बात है। कहाँ पॉसिबल है ये, सही बात है, और इसमें इक्विलिब्रियम होता है। रिएक्टेंट आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देखो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें 100% कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनता है।
क्योंकि जितने समय में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उतने ही समय में उतना प्रोडक्ट वापस क्या बन गया होगा, तो कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो नहीं सकता। ठीक है, ये एरो शो कर दिया। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकते हैं, पर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो खाली फॉरवर्ड रेट होगा, मतलब खाली डिसोसिएशन होगा, उसमें एसोसिएशन नहीं होता। इरिवर्सिबल मतलब खाली फॉरवर्ड रेट, ऐसा नहीं बोलेंगे। इरिवर्सिबल मतलब ओनली बैकवर्ड रेट। अरे प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अपने आप कैसे बनेगा? तो इरिवर्सिबल का मतलब खाली कौन सा रेट होगा? फॉरवर्ड रेट। ओनली वन डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओपन कंटेनर में होगा, इसमें संतुलन नहीं हो सकता। कैसे होगा? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, दो डायरेक्शन है नहीं, तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट नियरली, मतलब रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट है सब प्रोडक्ट बन जाएंगे। सही बात है, क्योंकि रिएक्शन खत्म हो रहा है। और कौन सा एग्जांपल है इसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन है वो। चलो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन को अगर हम उसका रेट जानना है तो हम क्या करेंगे? तो हम बात करेंगे कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के बारे में। हाइपोथेटिकल रिएक्शन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमें समझना है तो हम ये वाला एग्जांपल लेंगे, R gives P। और क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का स्पीड जानना है तो सोचो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब इधर लिख दूं मैं इनिशियल, तो इसका अमाउंट कैसा होगा और इसका अमाउंट कैसा होगा? रिएक्शन शुरू हुआ तब रिएक्टेंट कैसा होगा? मैक्सिमम। और ये कैसा होगा? एग्री? कुछ समय बाद सपोज ये X फॉर्म हुआ, मतलब कुछ समय मतलब समझ लो इक्विलिब्रियम पे कितना फॉर्म हुआ ये, तो ये कितना है? सही बात है, A था, ये X माना तो ये -X होगा। अब ये कैलकुलेशन इतना इजी इसलिए है क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी 1 है, इसलिए अगर ये 2 होता तो हम यहाँ 2x कर देते। हाँ, यहाँ तो a -x ही लिखना है, यहाँ a -2x तब होता जब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता। आगे जाके मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी, ठीक है। पहले ये रिएक्शन से आपको इतना पता चल गया होगा, मतलब ये देख के कि पहले रिएक्टेंट ज़्यादा था, फिर रिएक्टेंट देखो कम हो गया, मतलब A था, A से कम हुआ, और पहले प्रोडक्ट 0 था, फिर प्रोडक्ट बढ़ा। तो समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? तो अगर मुझे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं ऐसा लिखूंगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही बात है, समय के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ? प्लस का मतलब इंक्रीज। और अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना है तो क्या लिखूंगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी मुझे उल्टा लिखना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाँ, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ? हाँ, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू, एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ, डी मतलब स्मॉल चेंज। तो देखो हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? -dr/dt। इसको क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ, सुनो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू। हाँ यस, ऐसे हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो ऐसा ग्राफ बना सकता हूँ मैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले कैसा था, पहले रिएक्टेंट कैसा होगा, जब रिएक्शन शुरू होगा तो मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज। अच्छा, और यही सेम ग्राफ अगर मुझे प्रोडक्ट का बनाना हो तो प्रोडक्ट पहले कैसा था? 0, फिर क्या हुआ? तो ये ग्राफ किसका है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ये किसका कंसंट्रेशन है? ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? हाँ। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका और इसका, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट, तो आप सोच के मुझे बताओ, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब कौन सा रेट ज़्यादा होगा? फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होगा कि बैकवर्ड रेट? हाँ, तो फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो तो फॉरवर्ड रेट मतलब यहाँ रेट प्लॉट कर देते हैं, फॉरवर्ड रेट यहाँ पे ज़्यादा है, फिर फॉरवर्ड रेट क्या होगा धीरे धीरे? हाँ, अच्छा, रिएक्शन शुरू हुआ तो बैकवर्ड रेट कैसा होगा? अभी तो रिएक्शन शुरू हुआ है तो इस तरफ ही जा रहा होगा, इस तरफ थोड़ी जा रहा होगा, तो 0 होगा। फिर धीरे धीरे बैकवर्ड रेट क्या हुआ?
एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये समय है और ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड जो हमने प्लॉट किया, इसका ग्राफ ये बनेगा। और वो जो ग्राफ बनाया था वो कंसंट्रेशन का ग्राफ था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है? यस। तो ऐसे रेट हम डिफाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, तो ये हमने रेट डिफाइन करते, देखो लिखा है यहाँ पे कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे, पढ़ो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा लिखेंगे प्लस और माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ऐसा बोलेंगे, प्लस मतलब किसका प्लस, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन प्लस हुआ, और माइनस किसका, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है इसलिए। देखो ये वाला ग्राफ आ गया कि फॉरवर्ड रेट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बैकवर्ड रेट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, और वो जो समय है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। फटाफट बोल रहा हूँ, ध्यान देना, समझना है तो मुझे पूछना। इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक ये है, कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड पी डू नॉट चेंज विद टाइम। इक्विलिब्रियम पे आर और पी का अमाउंट चेंज, क्यों क्यों पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब जितना फॉरवर्ड रेट है उतना, तो जितने समय में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना उतने ही समय में उतना प्रोडक्ट क्या बना, तो रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कैसा रहेगा, हाँ कब, इक्विलिब्रियम पे। एट एनी स्टेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट प्रोड्यूस पर सेकेंड इन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस डिसअपियर पर सेकेंड इन बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत इजी, जितना ये गायब हुआ उतना ये प्रोड्यूस हुआ, उल्टा जितना ये गायब हुआ उतना ये प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि दोनों रेट सेम है इसलिए। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, द रिएक्शन although appears to be stopped but actually takes place in both direction at the same speed। मतलब हम ऐसा बोले रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट सेम है इक्विलिब्रियम पे, तो हमें लगेगा रिएक्शन स्टॉप हो गया, पर स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन चल रहा है। इसको बोलते हैं डायनेमिक, मतलब हमें लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया पर रिएक्शन स्टॉप, हाँ गॉट इट ना, पता है ये तो ओके। नेक्स्ट, फिर ये तो ठीक ही है, अगर हम इक्विलिब्रियम में इसको आर और इसको पी ले रहे हैं तो उल्टा भी ले सकते हैं, मतलब इसको आर और इसको भी पी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रेट भी है बैकवर्ड रेट भी है, तो दोनों तरफ लिख सकते हैं इसको। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम रैपिडली। देखो कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, एग्री, पर यहाँ तो दोनों रेट हो रहे हैं, फॉरवर्ड रेट भी हो रहा है और, तो कैटलिस्ट है ना वो मंद बुद्धि वाला बालक है, उसको नहीं पता कौन सा रेट बढ़ाना है, तो वो क्या कर रहा है पता है, फॉरवर्ड रेट भी बढ़ा रहा है बैकवर्ड रेट भी बढ़ा रहा है, तो फिर क्या मतलब, इक्विलिब्रियम जल्दी होगा है ना, पर रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी डोंट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम एज द केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। यस, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी कुछ चेंज नहीं होने वाला क्योंकि दोनों रेट हो रहे हैं सेम एक्सटेंट पे, इसलिए। होमोजीनियस मतलब सबके फेज सेम, हेटेरो मतलब सबके फेज अलग। चलो नेक्स्ट, एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास का मतलब दोस्तों बहुत इजी, कंसंट्रेशन होता है, ये मैंने आगे भी आपको बताया था मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर। एक्टिव मास का मतलब फिर से बोल रहा हूं, एक्टिव मास मतलब व्हाट, कंसंट्रेशन। बट फॉर प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड एक्टिव मास इज टेकन एज यूनिटी। तो अगर ऐसा पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड का एक्टिव मास क्या होगा, तो आप लिखोगे 1। ये स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लो। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कैसा होता है, किसी भी सॉलिड कंपाउंड का एक्टिव मास पूछा हो 1 लिखना है, किसी भी सॉलिड कंपाउंड का कंसंट्रेशन 1 लेना है। अगर वॉल्यूम दिया है, ग्राम दिए हैं, तो कैलकुलेट नहीं करना, 1 ही लेना है। तो एक्टिव मास ऑफ एनी प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी। और एक्टिव मास क्या है, व्हाट इज एक्टिव मास, इट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर मतलब तो मोलारिटी होता है। तो एक्टिव मास मतलब हमने जो पढ़ा है वही सेम। एक्टिव मास को इतने सारे अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्टिव मास मतलब ये मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर,
ग्राम मॉलिक्यूल्स पर लीटर भी वही है, मोलारिटी, कंसंट्रेशन, अफेक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव क्वांटिटी N/V, कंसंट्रेशन का सिंबल क्या है C, कैपिटल M या फिर बड़ा ब्रैकेट, बधानो मतलब सेम। अच्छे, क्या मतलब है इसका? एक्टिव मास। समझ आ गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं LOMA, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने ऐसा पढ़ा था कि कोई भी रेट अगर हमें डिफाइन करना हो तो वो रेट के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं उसका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, LOMA। से फॉर एग्जांपल अभी हमने जो लिखा था R गिव्स P, ये फॉरवर्ड रेट है, बैकवर्ड रेट है, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ बैकवर्ड। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, ये फॉरवर्ड रेट किस पे डिपेंड करेगा? तो इसमें जो स्पीसीज इन्वॉल्व है इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब इसका पावर क्या होगा? तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, समझ आ गया? और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। और फिर हमने इसे K डिफाइन किया था। तो K क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, ये आपको याद ही है। यस। अब K 3 होते हैं, मतलब K को 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। K को हम क्या लिख सकते हैं? KC हो सकता है, या फिर KP हो सकता है, या फिर KX हो सकता है। KC, C मतलब कंसंट्रेशन, P मतलब प्रेशर और X मतलब मोल फ्रैक्शन। जैसे मुझे लिखना है KC, तो KC क्या होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ। KP क्या होता है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ। और KX मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ। एग्री हो? KP और KC का रिलेशन भी हमने पढ़ा है। तो KP और KC का रिलेशन ये है, KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर, एग्री यहां तक? KP इज इक्वल टू KC RT का पावर डेल्टा NG। अब दोस्तों यहाँ पे डेल्टा NG के 3 केस हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूँ डेल्टा NG यहाँ पे 0 है, तो KP इज इक्वल टू KC RT का पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG कितना है? 0। तो KP और KC इक्वल होगा। अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है तो KP ग्रेटर देन KC होगा, और डेल्टा NG लेस देन 0 है तो KP लेस देन KC होगा। हाँ सर, ये बात सही है, ये हमने पढ़ा है। डन। अब और कौन सा केस है जब KP और KC सेम होगा? तो जब मैं ऐसा लिख दूं T इज इक्वल टू 1/R। इस इक्वेशन में इमेजिन करो, अगर मैंने टेम्परेचर को क्या लिखा, अगर मैं इसको 1/R लिखूं, RR कैंसिल हो गया, तो क्या बाकी रहा? 1 का पावर डेल्टा NG 1 ही आया। तो मैं लिख दूं T इज इक्वल टू 1/R होगा, तो KP क्या हो जाएगा? क्लियर है ये? तो KP और KC सेम कब होगा? 2 केस में होगा। एक तो डेल्टा NG 0 होगा तब, और दूसरा T इज इक्वल टू 1/R होगा तब। नाउ हमने जो पढ़ा KP, KC और KX, उसका एप्लीकेशन क्या है? तो उसका एप्लीकेशन है, अगर कोई रिएक्शन है आपके पास और उसका K ज्यादा है, तो याद रखो K जितना ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। याद रहेगा? अगर आपको 2, 3, 4, 5 रिएक्शन दिए और सबका K दिया है, KC, KP, KX, तो जितना K इंक्रीज उतना स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, और जितना K डिक्रीज उतना स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास है यही JS और HS, ठीक है? इसका K1 सपोज है 100, इसका K2 सपोज है 200। किसका K ज्यादा है? सेकेंड रिएक्शन का K ज्यादा है। जिसका K ज्यादा उसका प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कौन स्टेबल है? S। अगेन इसका K ज्यादा है, इसका प्रोडक्ट S है, तो S का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अच्छा, अब जिसका K कम है, ये K कम है, उसका कौन सा स्टेबल होगा? तो इसमें कौन स्टेबल है? J स्टेबल। समझ आ गया? कोई 2 रिएक्शन दिए हैं, दोनों रिएक्शन के K दिए हैं और स्टेबिलिटी पूछा है, तो जिसका K ज़्यादा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, और जिसका K कम उसका रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। याद रखना ये।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दोस्तों हम बोलते हैं अल्फा। नाउ अगेन वही रिएक्शन, आर गिव्स पी। इनिशियल अमाउंट हमने इसका कितना लिया था अभी, आर का, ए, इसका ये ए, ये 0। इक्विलिब्रियम पे ये कितना लिया हमने, तो ये कितना है। नाउ लेट मी नो एक्स क्या है, बताओ मुझे एक्स, व्हाट इज एक्स। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कितना प्रोडक्ट बना, या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोशिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज एक्स। एग्री। अब अगर मैंने ऐसा आपको डेटा दिया है कि 70% ऑफ रिएक्टेंट डिसोशिएटेड, रिएक्टेंट कितना परसेंटेज डिसोशिएट हुआ, तो इसमें से कौन सा डेटा मैंने दिया है, एक्स दिया है। क्या दिया है, हाँ, क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला ना एक्स मतलब क्या, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोशिएटेड, तो वही तो दिया है, कितना डिसोशिएटेड हुआ रिएक्टेंट, मतलब ये 0.7 है। अगर मैं इसको 1 ले लूं तो ये 0.3 है। हाँ, अगेन 70% डिसोसिएशन हुआ, मतलब ये 70% बन गया। 70% परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में तो 0.7 आया। अगर ये 0.7 ले रहा हूँ मैं और इसको 1 ले रहा हूँ तो 1 माइनस 0.7 कितना हुआ, एग्जैक्टली। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट का अमाउंट आ गया, रिएक्टेंट का अमाउंट आ गया, तो फिर उसका हम केसी, केपी और केएक्स फाइंड कर सकते हैं। समझ आया। तो अब अल्फा क्या है, अल्फा है x बाई ए। व्हाट इज अल्फा, x ये रहा, ये रहा, x बाई ए करेंगे वो अल्फा है। एंड इफ ए 1 है तो अल्फा ही x है। सही बात है। अगर इनिशियल अमाउंट 1 है तो जो अमाउंट फॉर्म एट equilibrium, amount of product form at equilibrium is dissociation, degree of dissociation, that is alpha. तो मैंने अभी जो लिखा था R gives P, 70% डिसोसिएशन हुआ, मतलब इसको मैंने 0.7 लिया तो इसको मैंने लिया 0.3। हाँ, अगर लिखा गया है 40% डिसोसिएशन हुआ तो ये कितना लेना है, ये कितना लेना है, एग्जैक्टली। और याद रखना ये अमाउंट ले रहे हैं हम, अमाउंट का मतलब ये मोल्स है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और ये है इनिशियल मोल्स। ये मोल्स है, हेलो। हाँ 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 हाँ। जब हम केसी फाइंड करते हैं तो मोल कंसिडर नहीं करते, मोल पर लीटर करते हैं। तो ये जो मोल है पर लीटर करके फिर वो कंसंट्रेशन कंसिडर करेंगे, तब केसी आएगा। और जब केपी फाइंड करेंगे तो प्रेशर लेना है, तो मोल ही प्रेशर होता है। फॉर गैसेस रिएक्शंस मोल्स इज इक्वल टू प्रेशर, याद रखना ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स, पी एंड वी। मोस्ट टाइम भी थ्योरी इससे क्वेश्चन बनता है एक नीट और जेडब्ल्यू में, ध्यान देना अच्छे से। तो हम पढ़ रहे हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, और इसके अंदर मैं पहला केस ले रहा हूं, केस 1, जिसमें बात करेंगे डेल्टा एन जी 0 है। और हम क्या डिराइव कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन एक्स, वी एंड पी। अब डेल्टा एन जी 0 का मतलब ये H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये गैस है, ये भी गैस और ये भी गैस। बोलो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, डेल्टा एन जी कितना हुआ, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया डेल्टा एन जी 0 वाला, ठीक है। अब इधर हम इनिशियल लिखेंगे, इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट इसका A है, इसका B है, और इसका कितना होगा 0। इक्विलिब्रियम पे अमाउंट, प्रोडक्ट कितना बना, सपोज X फॉर्म हुआ, बट इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो कितना लेंगे, समझ आया। तो अब H2 कितना बाकी रहा, पहले कितना था A, अब कितना बाकी रहा A माइनस एक्स। वो 2x नहीं होगा क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है।
और ये b था और ये x बना और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो b माइनस एक्स ही लिखेंगे। समझ आ गया? अब अगर मुझे लिखना है इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। तो मोल ये रहे और लीटर मतलब वी, मोल पर लीटर। एग्री यहां तक? चलो अब इस रिएक्शन का Kc, तो K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, और प्रोडक्ट जो HI था उसके 2 मोल थे तो मैंने स्क्वायर कर दिया, अपॉन H2 इंटू I2। एग्री? अब HI का कंसंट्रेशन कितना है? तो ऐसा लिखेंगे 2x बाई वी स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, a माइनस एक्स बाई वी इंटू बी माइनस एक्स बाई वी। एग्री यहां तक? ये v इंटू वी स्क्वायर हो गया और ये भी v स्क्वायर है, देखो कट हो गया। क्या बाकी रहा? 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर, और नीचे क्या बाकी रहा? a माइनस एक्स इंटू। एग्री यहां तक? अब a और b को मैं 1 ले लेता हूं, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। क्या आया? Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने a को कितना लिया? 1, और b को कितना लिया? क्यों लिया? हमारी मर्जी। हाँ, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x इज वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी स्मॉल तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब नहीं है। तो Kc क्या हो गया? तो x कितना आया? अच्छा ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि जब डेल्टा Ng 0 होगा, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल सेम होंगे, तब x की इक्वेशन में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है, मतलब x इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। तो कहीं ऐसा सम आया जिसके अंदर डेल्टा Ng 0 है और वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम से x को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वॉल्यूम कंसीडर ही नहीं करना है। समझ आया? तो वॉल्यूम इंक्रीज लिखा है कि डिक्रीज लिखा है, वो डेटा कंसीडर होगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा Ng 0 है इसलिए। ठीक है, तो हमने क्या डिराइव किया? x और v का रिलेशन। अब क्या डिराइव करेंगे? x और p का रिलेशन। चलो देखते हैं। अब p करने के लिए इसका Kp होना चाहिए। बोलो Kp क्या आएगा इस रिएक्शन का? प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ इंटू प्रेशर ऑफ किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर। उसका इक्वेशन दिया था डाल्टन साइंटिस्ट ने। डाल्टन ने बोला था किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करो इंटू पी टोटल करना पड़ेगा। अगेन कौन गधा था? डाल्टन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? कोई भी गैस है, जैसे मेरे पास P ऑफ HI है, किसी भी गैस का प्रेशर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन इंटू क्या करना है? P टोटल। समझ आ गया? X क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अपॉन टोटल मोल। अच्छा, HI के मोल अभी कितने थे? भूली गया। HI के मोल कितने हैं? देखो ये रहा। HI के मोल कितने हैं? अबे 2 नहीं 2x है, ठीक। और टोटल मोल्स कितने हैं? तो इन सबका एडिशन कितना? a प्लस बी। रिसर्च कर रहे हो तुम लोग? a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स प्लस 2x, 2x कट हो गया, a प्लस बी बाकी रहा। तो बोलो HI के मोल कितने हैं और टोटल मोल कितने हैं? ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं a, इधर लिखेंगे 2x, नीचे लिखेंगे a प्लस बी इंटू पी। चलो प्रेशर ऑफ H2 क्या इक्वेशन होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, H2 के मोल कितने थे? सब 1 था, सब 1 ही है, जीवन में सब 1 है भाई। H2 के मोल कितने हैं और टोटल मोल कितने हैं? हाँ, तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी। चलो प्रेशर ऑफ I2 क्या होगा? x ऑफ I2 इंटू पी। बी माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू
ये वैल्यू ये केपी वाले इक्वेशन में रखो। तो केपी का इक्वेशन था प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2। प्रेशर ऑफ एच आई कितना आया 2x बाय a प्लस बी इंटू पी इसका होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 क्या आया a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी। ये कितना है b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी। ठीक है, किसके बराबर आया ये आया kp। एग्री यहां तक? अब देखो ये p स्क्वायर आ गया और ये p इंटू पी स्क्वायर आ गया, कट हो गया। ठीक है, a प्लस बी का और a प्लस बी का ये भी कट हो गया। क्या बाकी रहा 2x स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आया? अभी आया था वही सेम आया, देखा आपने? तो आएगा ना, डेल्टा इन दी जीरो है तो kp इज इक्वल टू, वो तो ऑलरेडी सही बात है। हाँ, और a और b को कितना लेना है यहाँ पे? तो ये निकल गया 1 माइनस एक्स आया। 1 माइनस एक्स कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसको भाड़ में गया वो, तो kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। kp बाय 4 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आया x। अब ये x के इक्वेशन में कहीं भी प्रेशर नहीं है देखो, तो ये भी प्रूव हो गया कि x इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जैक्टली। सो अब दो स्टेटमेंट याद करने हैं। जब डेल्टा एन डी जीरो होगा तो x या फिर v से अल्फा, x बोले अल्फा सेम ही है ना। क्यों x और अल्फा सेम है? क्योंकि a 1 है इसलिए। अभी तो मैंने लिखा था a 1 है तो x अल्फा है, तो ऐसा बोल सकते हैं जब डेल्टा इन दी जीरो है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर। अब दूसरा केस ले रहे हैं डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, उसमें प्रूव करेंगे x और p, x और v का रिलेशन क्या आएगा, फिर लेके डेल्टा एल जी लेस देन जीरो। चलो आगे बढ़ो, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस मैं लिख रहा हूं, केस 3 आप खुद लिखना और आंसर मुझे बताना, ठीक है? ये अच्छे से समझ लो। केस 2, केस 2 है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। इसमें एग्जांपल है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। बोलो इनिशियल, बोलो इनिशियल कितना है रिएक्टेंट? इनिशियल A है, ये कितना है 0 0। इक्विलिब्रियम ये कितना है x, ये कितना है, ये कितना है, एग्री? अब इसका लिखेंगे Kp, अरे सॉरी Kc। तो Kc मतलब कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 का कंसंट्रेशन कितना है? x तो मोल है, कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर होता है, x बाय v। Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है? x बाय v। और PCl5 का ये वी कट हो गया, तो क्या बाकी रहा x स्क्वायर बाय v इंटू, एग्री यहां तक? अब Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन v इंटू a माइनस एक्स। a कितना लेंगे हम? क्यों लेंगे वो तो हमारी मर्जी, मैंने बोल दिया पहले। और 1 माइनस एक्स को 1 ले लेंगे हम, तो ये भाड़ में गया। तो Kc इंटू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्रूव हो गया x इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ। अच्छा, तो वॉल्यूम अगर 4 गुना हो रहा है तो x2 हो गया। वॉल्यूम 4 है तो x2 हो जाएगा ना। ये कब होगा? तो स्टेटमेंट याद करो कि जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो x इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। हाँ, अब क्या प्रूव करेंगे? x और p का रिलेशन, ये v का रिलेशन आया। चलो रुको, मैं लिख रहा हूं, फिर थर्ड केस आप लिखना। x और p का रिलेशन देखते हैं। बोलो Kp क्या आएगा इस रिएक्शन के लिए? ये रिएक्शन क्या था? प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ, चलो प्रेशर ऑफ PCl3 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। तो मोल्स कितने थे PCl3 के? x। टोटल मोल कितने आएंगे? टोटल मतलब इसका, इसका और इसका एडिशन, a प्लस एक्स इंटू पी। Cl2 का भी सेम ही आएगा ना, क्योंकि वो भी वही सेम था। और PCl5 का कितना था मोल? a माइनस एक्स अपॉन टोटल a प्लस एक्स इंटू, ये p भी कट हो गया दोस्तों,
ए प्लस एक्स कट हो गया, क्या बाकी रहा, एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अगेन 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 क्या बाकी रहा, लिखता हूं मैं यहां पे, के पी इज इक्वल टू क्या बाकी रहा, एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। बोलो इसको तो हम भाड़ में डाल देंगे, क्योंकि ए को 1 लेंगे, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स स्क्वायर, वो भाड़ में गया। तो क्या बाकी रहा, के पी इज इक्वल टू बोलो एक्स स्क्वायर इंटू, तो के पी बाई पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज प्रपोजनल टू 1 अपॉन अंडर रूट पी। अच्छा, तो प्रूव हो गया एक्स और वी प्रपोजनल है अंडर रूट, और एक्स और पी इनवर्सली प्रपोजनल है रूट। और पहले केस में पहले केस में एक्स और वी का रिलेशन, एक्स और पी का रिलेशन क्या था, इंडिपेंडेंट था। ठीक, अब थर्ड केस लिख रहे हैं, अब आप खुद ट्राई कर सकते हो। केस 3, कौन सा केस, डेल्टा एन जी क्या होगा, लेस देन 0, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इनिशियल A है, B है और ये 0। इक्विलिब्रियम पे कितना लेंगे, ये 2x, ये कितना हो जाएगा B माइनस, और ये चलो KC NH3 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का क्यूब। मैं क्यों लिख रहा हूं, आपको लिखना है। चलो ऊपर मत देखना, मैं लिख रहा हूं, आप लोग ऊपर मत देखना, खुद लिखो। बोलो यहां तक आ गए आप। अब यहां पे है ना, ए को 1 लेना है एंड बी को 3 लेना है, बी को 1 नहीं लेना, क्योंकि देखो बी को 3 लेंगे तो यहां पे भी 3 और ये भी 3, तो क्या कॉमन आएगा, नहीं 3 क्यूब कॉमन आएगा। तो KC इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 27 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसको और इसको हम भाड़ में डाल देंगे, तो KC इंटू 27 बाई 4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स और वी का रिलेशन क्या आया, x इज प्रपोजनल टू 1 बाय वी। एग्री। और सुनो मेरी बात सुनो, इधर आओ, ये सब सॉल्व ही मत करो ना, डायरेक्ट यहां से नहीं पता चल रहा x और v इनवर्सली प्रपोजनल आएंगे, बाकी ये तो हम जान ही देने वाले हैं ना। हमें तो रिलेशन चाहिए, हमें फाइनल फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें तो रिलेशन चाहिए, x और v क्या आएगा, तो ये v स्क्वायर नीचे आएगा, तो x स्क्वायर v स्क्वायर 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 कट गया, तो x और v इनवर्सली प्रपोजनल है। समझ आया। अब x और p क्या आएगा, तो मत प्रूव करो, प्रपोजनल ही आएगा। तो हमें कितने स्टेटमेंट याद करने, 6 स्टेटमेंट याद करने हैं। क्या, पहला स्टेटमेंट, जब डेल्टा एन जी क्या होगा 0, तो x इज प्रपोजनल टू v0 p0। दूसरा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला केस, इसमें क्या आया, x और v अंडर रूट v आया, x इज प्रपोजनल टू, क्या लिखूं, x इज प्रपोजनल टू, x इज प्रपोजनल टू अंडर रूट v एंड प्रपोजनल टू 1 अपॉन अंडर रूट, और डेल्टा एन जी जब लेस देन 0 आया तो x इज प्रपोजनल टू 1 अपॉन v एंड प्रपोजनल टू p। समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सम्स करते हैं, 2-3 सम्स करते हैं, फिर नया टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है। चलो फिर
ये तो मैं लिखा हुआ आपको भेज, ये तो नहीं भेज पाऊंगा पर वो पीडीएफ भेज देंगे। चलो पहला क्वेश्चन एग्जांपल 1, 60% ऑफ PCl5 is not dissociated। अगेन क्या लिखा है, 60% ऑफ PCl5 is not dissociated। वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। फाइंड Kc। ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन ये रहे, Kc फाइंड करना है। चलो देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है, PCl5 इज नॉट डिसोशिएटेड। पहले PCl5 का डिसोशिएशन होगा तो इक्वेशन ये बनेगा, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। इनिशियली ये कितना है A, मतलब ये कितना 0, ये 0। अब सुनो 60% डिसोशिएट नहीं हुआ तो कितना डिसोशिएट हुआ, 60 नहीं हुआ ऐसा लिखा, तो कितना डिसोशिएट हुआ 40 हुआ। मतलब ये कितना, ये कितना, तो ये कितना है, समझ आया। मैं और एक ऑप्शन लिख देता हूं, चलो अब क्या फाइंड करना है अपने को, Kc। अच्छा Kc कैसे फाइंड करेंगे, Kc का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये है 0.4 इंटू 0.4 अपॉन, देखो वैसे मोल पर लीटर करना पड़ता है, मोल पर लीटर करना पड़ता है, मोल पर लीटर करना पड़ेगा, पर लीटर कितना है, तो क्या करेंगे, समझ आ गया। 0.4 हाँ सर, वो तो अभी आपने लिखा तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। कितना हो गया ये 0.16 हो गया अपॉन, इसमें से तो एक भी नहीं आएगा ऑप्शन। बोलो रेडी, नेक्स्ट सेकंड। लो दोस्तों नेक्स्ट, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन के लिए K फाइंड करना है। फाइंड K फॉर दिस व्हाट, 2 moles of NH3 plus 5/2 O2 gives 2NO plus 3H2O। थर्मो जैसा है ये, रिएक्शन में जो भी चेंज करो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस तरह से चेंज होंगे। चलो बता दूं मैं आंसर। देखो आपको क्या देखना है, इस रिएक्शन को देखो, इसमें NH3 का है, रिएक्टेंट साइड है, इसमें NH3 रिएक्टेंट साइड लाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। इसको उल्टा करो तो 1/K1 हो गया। ये एंथाल्पी होता तो माइनस होता है,
पर ये तो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम, तो फिर 1 करना पड़ेगा। अच्छा, और 2NO प्रोडक्ट में है, यहाँ 2NO प्रोडक्ट में कहाँ है? तो इस इक्वेशन को डिस्टर्ब मत करो, इसको K2 का K2 ही रखो। 3H2O, अच्छा इसको 3H2O करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो K3 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। 3K3 नहीं होगा ना, वो तो एंथैल्पी 3 से मल्टीप्लाई होता है। अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट जो है उसका पावर चेंज होता है। अब आप इसको करके देखो तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आ जाएगा? K2 K3 का क्यूब अपॉन इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब याद रखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का साइन है के, वो किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली टी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हाँ, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ये याद कर लो आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट? के किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। के खाली टी पे डिपेंड करता है ना? और इसके बारे में ये गधे ने बताया था। वॉन ऑफ का इक्वेशन है log K2 by K1 is equal to delta H naught upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये याद कर लो, इससे सम आते हैं। क्या है ये? रिलेशन बिटवीन के एंड टी, आंटी नहीं टी, एंड टी बोला मैंने, आंटी नहीं, के एंड टी। ठीक है, कोई रिएक्शन है, उसके के दिए हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। तो ये रिलेशन हम लिख सकते हैं log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, हाँ। अब ऑलवेज T2 ज्यादा होगा T1 से, तो यहां ऐसा करेंगे हम T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? कोई मुझे बताएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना ये वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या बोला, T2 बड़ा है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू ऑलवेज कैसे आएगी? तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, सो के क्या होगा? इंक्रीज के डिक्रीज। अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक होगा, मतलब डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये आंसर ऑलवेज कैसा होने वाला है? तो ये पूरा आंसर ऑलवेज कैसा आने वाला है? एंडोथर्मिक के लिए। अब log K2 by K1 का मतलब log K2 माइनस log K1, माइनस log K1 इस तरफ है तो प्लस log K1 हुआ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, उसके अंदर log K1 ऐड हुआ, तो log K2 और log K1 में कौन ज्यादा हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ K2 ग्रेटर देन, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, K इंक्रीजेस, बट ओनली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब उल्टा सोचो, अगर एक्सोथर्मिक होता, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव, तो ये पूरा आंसर नेगेटिव आया। और ये माइनस log K1 इस तरफ आया तो प्लस log K1 हुआ। नेगेटिव वैल्यू में कुछ प्लस करोगे तो आंसर तो कम ही आएगा। तो K2 और K1 का रिलेशन क्या हुआ? K2 लेस देन K1, तो टेम्परेचर बढ़ा तो K डिक्रीजेस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे हम दो चीजें लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मतलब क्या हुआ? ठीक, ऐसे तो स्माइल कर रहा है, शर्मा रहा है और स्माइल कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये पॉजिटिव है 2.303 R
ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, हाईली पॉजिटिव आएगी। ये है log K2 माइनस log K1 और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। log K2 इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू प्लस log K1। इसका मतलब K2 बढ़ेगा K1 से। तो समरी ऑफ द स्टोरी इज टेम्परेचर इंक्रीजेस, K increases फॉर एक्सोथर्मिक में, क्योंकि ये नेगेटिव है और अगर ये इस तरफ आए तो नेगेटिव प्लस करोगे तो ये कम हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां पे, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के घटेगा। दो स्टेटमेंट और याद करो ये वाले, एंडो में टेम्परेचर बढ़ेगा के बढ़ेगा, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ेगा के घटेगा। चलो एक एग्जांपल PYQ जो पूछा गया है, मजा आएगा। लेट्स गो, देखते हैं कौन कर पाता है। चलो डायरेक्ट डेटा लिखवा देता हूं मैं। What will be the equilibrium constant at 127 डिग्री सेल्सियस? एग्जाम्पल नंबर 3 है, What is K at 127 डिग्री सेल्सियस? If K at 27 degree Celsius is 4 and delta H इसका इतना है -46.06 किलो जूल। हो जाओ शुरू।